नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं अनुज कुमार राठौर, जिन्होंने NDA 1 2025 कोर्स नंबर 155 में सफलता हासिल की है। आज हम इनसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है अनुज जी। थैंक यू सर। NDA में सफलता हासिल करना हज़ारों युवाओं का एक सपना होता है। आपने भी कभी सपना देखा होगा ये। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब पहली बार आपको ये ख्याल आया कि NDA करना चाहिए? सर मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का एक सपना होता है फ़ौज में जाने का। जी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दादाजी वो खुद फ़ौज में थे एज ए JCO। तो शुरुआत से उनको देखकर, उनकी यूनिफॉर्म को देखकर कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मुझे फ़ौज में जाना है आगे। जी सर। अच्छा, अच्छा लगा ये जान के। तो अनुज, आप ये बताएं कि NDA में आने के लिए जो युवा या जो लोग सपना संजोते हैं, जो विचार करते हैं, तो उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सबसे ज़रूरी बात क्या है उनके लिए जो उनको करना चाहिए? सर अगर मैं NDA की परीक्षा की बात करूं तो मुख्यतः इसके 2 स्टेज हैं। पहला रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद SSB इंटरव्यू। जी। तो किसी भी विद्यार्थी को शुरुआत रिटन परीक्षा को लेकर करना चाहिए, जिसमें कि रिटन में मुख्यतः 2 विषय हैं, गणित और सामान्य आपका GAT, सामान्य साइंस, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT। तो GAT में क्या क्या रहता है? GAT में सर इंग्लिश रहती है, साइंस रहती है, सोशल साइंस रहती है और इसके अलावा आपकी करंट अफेयर्स। अच्छा, इंग्लिश का कितना वेटेज रहता है पूरे पेपर में? इंग्लिश में 200 मार्क्स। 200 मार्क्स। क्वेश्चन कितने होते हैं? 50। जी सर। और जो GS का बताया, जनरल स्टडीज़ का, उसके कितने मार्क्स होते हैं? GS में साइंस के भी 200 मार्क्स रहते हैं। ऑलमोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं सर, इसके ज़्यादा हो सकते हैं। नहीं, ओवरऑल जो GS रहा ना, जिसमें साइंस भी है, फिजिक्स, मतलब ओवरऑल जो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश के अलावा जो पोर्शन होता है वो कितने नंबर का होता है? कितने? 400 मार्क्स सर। अच्छा। यस सर। और क्वेश्चन कितने होते हैं? क्वेश्चन सर होते हैं आपके 50 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। जी। अपार्ट फ्रॉम दैट अबाउट 50 क्वेश्चंस ऑफ साइंस। यस सर। तो जो साइंस का पोर्शन है उसमें मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। यस सर। और जो जनरल स्टडीज़ के जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सर ये भी क्वेश्चंस रहते हैं, इसी में रहते हैं? यस सर। टोटल गेट 150 क्वेश्चंस की होती है सर। जी। 150 क्वेश्चन, जिसमें कि 50 इंग्लिश के होते हैं। यस सर। 50 साइंस के होते हैं। यस सर। और 50 और सर 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के रहते हैं रफली। और इसके अलावा आपकी GS, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स और पॉलिटी और एक आधा क्वेश्चन आपकी इकोनॉमिक्स का इंक्लूड होता है। अच्छा, चलिए, ठीक। तो जो मैथ्स का पेपर है, यस सर, वो कितने मार्क्स का होता है? सर ये रहता है आपका 300 मार्क्स का। अच्छा, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 120। ओके। तो ये किस लेवल का मैथ होता है? सर मैथ मुख्यतः 11वीं और 12वीं पर आधारित होता है सर। अच्छा, 11वीं और 12वीं का सिलेबस। अगर इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि 11वीं का लगभग कितना % होता है? सर 11वीं का लगभग 50 to 60% रहता है। 11वीं का? यस सर। और इसके अलावा 12वीं का 40 to 45%। मीन्स जो ज़्यादा वेटेज होता है वो 11वीं का होता है? 11वीं का होता है सर। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर बच्चा 10th के बाद अपना मन बना ले NDA में जाने के लिए, और वो 11th से ही अगर सिंसियर हो जाए, गंभीर हो जाए, तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी शुरुआत से अपने मन में ये ठान ले कि मुझे NDA में जाना है, तो 10वीं के बाद उसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें मुख्यतः उसको गणित, 11वीं की गणित पर अपना थोड़ा जोड़ देना चाहिए। और उसी के साथ साथ 12वीं में आने के बाद पहली परीक्षा जो विद्यार्थी दे सकता है वो सितंबर में होती है।
तो तब तक कुछ विद्यार्थियों के लिए मुश्किल होता है कि 12वीं का गणित पूरा कर पाएं, लेकिन फिर भी 11वीं का मैथ अगर पूरा कर लिया है और 12वीं के कुछ चैप्टर्स भी पढ़ लिए हैं, उसके साथ भी वो मैथ की कट ऑफ आसानी से निकाल सकता है। आसानी से निकाल सकता है। जी सर। मैथ की बात हो गई, और जो साइंस रहता है गेट में वो भी 10th लेवल तक का रहता है। यस सर, साइंस मोस्टली आपकी 9th और 10th से आती है। कुछ ये क्वेश्चन 6 to 8 से आते हैं, कुछ 11th और 12th से। अच्छा, जैसे करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग कितना पुराना तक? करंट अफेयर्स सर लगभग चला जाता है सर 1 साल तक, 1 साल महीने तक से 1 साल तक। जी जी जी। और जीएस की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इसके जो इतने इन सब विषयों के जो टॉपिक होते हैं 11वीं और 12वीं। 11वीं 12वीं। यस सर। ठीक है, तो अच्छा लगा ये जान के, आपने पूरा रिटन एग्ज़ाम का बताया। अब ठीक है, आपने जिस तरह से बताया और हमारे व्यूअर्स ने उसको फॉलो किया, और जो लोग ये चाहते हैं उन्होंने फॉलो किया और वो रेटिंग पास कर लिया उन्होंने। यस सर। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आती है एसएसबी की, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। यस सर। तो उसके लिए थोड़ा सा बताएं, वो परीक्षा पहले ये बताएं कि वो उसमें क्या क्या रहता है। सर सुनते हैं कि 5 दिन का पूरा होता है, तो लोग थोड़ा सुन के कहते हैं कि 5 दिन में क्या करते होंगे, कैसे होता होगा, तो वो थोड़ा सा बताएं आप। सर एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये 5 दिन का ही प्रोसेस होता है सर। इसमें 3 प्रकार के मुख्यतः टेस्ट होते हैं सर। शुरुआत होती है सर आपकी स्क्रीनिंग से। ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं किसी भी एसएसबी सेंटर पे, जी जी, तो एक मुख्य टेस्ट होता है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। 2 टेस्ट होते हैं OIR के। इसके बाद एक स्क्रीनिंग होती है सर, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें कि एक पिक्चर दिखाई जाती है फॉर 30 सेकेंड्स एंड फॉर 4 मिनट्स यू आर गिवन टाइम टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट। उसके बाद सर छात्रों कैंडिडेट्स को अलग रूम्स में ले जाया जाता है, ग्रुप्स में, और वहाँ पे उनको इंडिविजुअली अपनी स्टोरी नरेट करनी होती है, और इसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन चलता है। ठीक है। यस सर। और ग्रुप डिस्कशन जो चलता है और नरेशन होता है, उसको तीनों ऑफिसर्स जो कि आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जी जी, एसएसआर्स जो तीनों एसएसआर्स हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट, तीनों लोग आपका वहाँ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा अच्छा। इसके आधार पे रिजल्ट आता है, और जो काफ़ी संख्या में जो छात्र एसएसबी बोर्ड में रिपोर्ट करते हैं, उसमें से छात्रों को निकाला जाता है और कुछ छात्रों को रखा जाता है आगे की प्रोसेस के लिए। अच्छा। आगे अगला टेस्ट होता है सर साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में मुख्यतः 4 टेस्ट होते हैं जी। सबसे पहले आपका होता है टेट, जिसे कि थेमेटिकल अप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं। हाँ। जिसमें सर बैक टू बैक 30 सेकंड के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। ऐसी टोटल 11 पिक्चर दिखाई जाती हैं, जिसमें आपको 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए। और 12वीं स्लाइड आपकी ब्लैंक स्लाइड होती है, जिसमें आपको खुद से एक स्टोरी सोचनी होती है और लिखनी होती है। ओके। इसके बाद सर आपका टेस्ट होता है WAT, दैट इज नॉन इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें सर सेम डे। यस सर। अच्छा अच्छा। जैसे ही आपका TAT समाप्त होता है, उसके बाद WAT शुरू हो जाता है। इसमें सर आपको एक वर्ड 15 सेकंड के लिए दिखाते हैं। कितने वर्ड्स? 60 वर्ड्स होते हैं। 60 वर्ड्स होते हैं। जैसे एक वर्ड दिखा दिया, यस सर, 15 सेकंड के लिए, उतने में आपको वर्ड देखना भी है और सेंटेंस भी लिखना है। ओके, मतलब 15 सेकंड के लिए आपको कोई भी एक शब्द दिखा दिया, कोई भी वोकैबुलरी, कोई भी वर्ड हो सकता है। कोई भी सर वर्ड हो सकता है। अच्छा, वर्ड दिखा दिया, वो मतलब 15 सेकंड का टाइम है, आप उस वर्ड को देखकर और कोई भी सेंटेंस लिख लें। यस सर। ठीक। तो ऐसे 60 वर्ड्स बैक टू बैक दिखाए जाते हैं और आपको एक सीट मिलती है, उस पर लिखने होते हैं। यस सर। अच्छा, तो लिखने के दौरान तो जैसे हम लोग स्कूल में वाक्य प्रयोग पढ़ते हैं, मतलब जो भी वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, लगभग वैसा ही कुछ है? हाँ सर, लगभग वैसा ही कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के मस्तिष्क में, अंदरूनी मस्तिष्क जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहीं कहते हैं, उसमें क्या चल रहा है उसे वो जानने के लिए होता है। इसलिए 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है, समय कि आपको सोचने का, ज़्यादा दिमाग लगाने का मौका ना मिले। जो कुछ आपके दिमाग में जो असली जो आपकी तस्वीर है वो सामने आ जाए। यस सर। जी सर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर
इसके बाद सर आपका एक SRT होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, Yes. जिसमें आपको विविध प्रकार की सिचुएशंस दी जाती हैं और आपको उन सिचुएशन को पढ़ के रिएक्ट करना होता है। जी। उन सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते हैं? मतलब कोई भी एक केस दे दिया जाए, कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक्सीडेंट मिला और आप ऑफिस में जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो सेम सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे? बिल्कुल सर, है ना, इस तरह का। इसी प्रकार की रोजमर्रा से रिलेटेड चीजें ऐसी सिचुएशन हमारे सामने प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक 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 ठीक। तो ये कितने सिचुएशन? 60 एक सिचुएशन दी, वो कितना समय देते हैं हर एक सिचुएशन पे? 30 सेकेंड्स। 30 सेकंड में आपको वो सिचुएशन, मतलब उसको वो देखना भी है और मतलब उसको पढ़ना भी है, समझना भी और लिख भी देना है। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन दे दी जाएगी। यस सर, ऐसी टोटल 60 होती हैं। हाँ। इसके बाद अगला टेस्ट होता है सर SDT, ठीक है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जी जी। जिसमें मुख्यतः 5 क्वेश्चंस रहते हैं। व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, जी। what your friends think about you, what you think about yourself, and what kind of person you want to be. ओके। Yes sir. ये आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के ठीक ठीक ठीक। मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। जी 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 जी। इसके बाद सर आपका ग्राउंड टेस्ट आते हैं, जिसमें 9 पार्ट होते हैं सर। जिसमें आपकी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, लेक्चरेट होता है। इसमें आपका क्या नाम, PGT, हाफ PGT यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, इस प्रकार के टास्क रहते हैं 9। और इसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है, जो कि पर्सनल इंटरव्यू जिसे बोलते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन। इसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेते हैं। और इसके बाद सर अंतिम अच्छा, ये इंटरव्यू जो आप बता रहे हैं, ये लगभग कितने समय तक चलता है? सर ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स टू 1.5 आवर, ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। अच्छा। तो आपका इंटरव्यू लगभग कितने समय तक चला था? सर मेरा इंटरव्यू लगभग 50 से 55 मिनट के अंतराल 55 मिनट तक चला था। अच्छा, इस इंटरव्यू के दौरान कुछ 1-2 प्रश्न जो आपको अभी याद हों या जिनको आप शेयर करना चाहें? सर इंटरव्यू के दौरान वैसे नॉर्मली तो वो आपका जो डेटा होता है, पर्सनल डेटा होता है, यस सर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यस सर। उसके अलावा कुछ करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, यस सर, उन पर भी बातें होती हैं। यस सर। जैसे जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, उस समय ईरान अमेरिका वॉर चल रहा था। जी जी जी। तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे सर ने। अच्छा अच्छा। और मेरे उस समय सर वो पूछते हैं कि आप कौन सा मतलब फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो, कौन सा प्लेन उड़ाना चाहते हो, फाइटर पायलट अगर बनना चाहते हो तो। अच्छा। तो सर उसके बारे में डीपली कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो आपसे, उनको लेके आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और आमतौर पर जो डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं वो इन चीज़ों में रुचि रखते हैं और वो जानते भी हैं। जी 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 सर। अच्छा, ये हो गया साइकोलॉजी टेस्ट। इसके बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद सर आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो होता है सर। और सर लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे एक साथ बैठते हैं। और अगर आपका कोई डाउटफुल केस है तो आपके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होता है जी। अन्यथा आपको बुला के वहाँ पे कुछ सामान्य से क्वेश्चन, जैसे कि आपका यहाँ पे स्टे कैसा रहा, कोई सुधारने का मौका या कोई जगह जहाँ हम सुधार सकते हैं वो बताइए। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आपको छोड़ दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद सर आप हॉल में जाते हैं, वेट करते हैं। वहाँ पे सर ऑफिसर आके आपका रिजल्ट अनाउंस करते हैं। मतलब सेम डे आपको रिजल्ट पता चल जाता है कॉन्फ्रेंस के बाद? यस सर। ठीक है। अच्छा ठीक है, रिटन हो गया, रिटन के बाद SSB हो गया, और SSB में बताया गया कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं। यस सर। तो नेक्स्ट फिर राउंड आता है मेडिकल का। यस सर। तो उसमें क्या कुछ रहता है? वो सुनते हैं, बताया जाता है कि वो भी लगभग 4 से 5 दिन तक कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए वहाँ रुकते हैं। तो उसमें किस तरह की चीज़ें रहती हैं?
यस सर, मेडिकल फुल बॉडी चेकअप होता है मेडिकल। ये मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जनरली होता है सर। और इसमें ऑन वेरियस डेज, हाँ जनरली 4 से 5 दिन चलता है। जी। तो 4 से 5 दिनों में अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया, आपके सर्जिकल टेस्ट हो गए, जिसमें आपका नोक, नी, फ्लैट फुट इत्यादि देखे जाते हैं। आपके एक्सरे होते हैं और इसी प्रकार के सारे टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। जी जी जी। यस सर। अच्छा, तो मेडिकल हो जाता है और मेडिकल में भी सेम एसएसबी की तरह ही कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें फिर बता दिया जाता है कौन कौन रिकमेंडेड हैं कैंडिडेट और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको टेम्परेरी रिजेक्शन या परमानेंट रिजेक्शन दिया जा रहा है। यस सर, लास्ट डे मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें बताया जाता है कि कौन मेडिकली फिट है एंड वो मेरिट का आप इंतजार कर सकते हैं। ठीक। और कौन कैंडिडेट है जिसे अभी टीआर मिला है, टीआर यानी टेम्परेरी रिजेक्शन, जिसे अभी उन रिजेक्शंस के बाद अबाउट 40 डेज के अराउंड रिपोर्ट करना होता है। अगर उस समय अवधि के दौरान वो अपने आप को उस से ठीक कर लेते हैं तो वो मेडिकली फिट हो जाते हैं, अन्यथा फिर वो मेडिकली अनफिट रहते हैं। जी। अच्छा, आपके साथ क्या रहा था मेडिकल की कॉन्फ्रेंस में? आपको क्या रिमार्क मिला था, मतलब किस तरह का मिला था? सर मैं मेडिकली फिट था सर। फिट थे? यस सर। जी जी जी। यस सर। तो अच्छा, दूसरा ये सब मेडिकल हो गया। यस सर। मेडिकल के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज फिर तो ज्वाइनिंग लेटर का वेट करना रहता है, इसके बाद भी और कुछ रहता है? यस सर, मेडिकल के बाद सर आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना रहता है। अच्छा, जो यूपीएससी जो मेरिट डिक्लेयर करती है? यस सर, यूपीएससी जो मेरिट डिक्लेयर करती है उसका वेट करना होता है। अच्छा। और मेरिट के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर का वेट करना होता है। अच्छा। मतलब लगभग इस पूरी प्रक्रिया में, जो प्रक्रिया लगभग आपने एग्जाम रिटन कब दिया था? किस महीने दिया था? अप्रैल 13 अप्रैल 2025 अप्रैल से लेके ये दिसंबर आपको रिसीव हुआ 20 दिसंबर। यस सर। को इसका मतलब ये कि अप्रैल से दिसंबर लगभग मतलब 8-9 महीने का लगभग समय लग जाता है इस पूरी प्रक्रिया में। यस सर, बिल्कुल। तो कैंडिडेट्स को बड़े धीरज के साथ चलना पड़ता है, बड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है और आगे की स्टेज पर एक के बाद एक पहुंचना पड़ता है। यस सर, यस बिल्कुल। हाँ जी। तो अनुज जी, ये तो पूरी प्रक्रिया की बात रही जो कि रिटन पे शुरू होती है और ज्वाइनिंग लेटर पे आके उस प्रक्रिया की अंतिम कड़ी आ जाती है। इसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद क्या सीधी पोस्टिंग मिलती है या ट्रेनिंग चलती है? सर, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपकी कुल 4 साल ट्रेनिंग चलती है जी, जिसमें कि 3 साल ट्रेनिंग आपकी एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे वहाँ होती है। उसके बाद 1 साल की जो सर्विस स्पेसिफाइड ट्रेनिंग है वो जिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं, जैसे एयरफोर्स का एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि आर्मी वालों के लिए देहरादून, और आपका नेवी वालों के लिए इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में होती है सर ट्रेनिंग। जी। अच्छा, ये तो पूरी प्रक्रिया की बात रही। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि रिटन की तैयारी के लिए कुछ बातें ऐसी बताएं जो कि एस्पायरेंट्स को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं एस्पायरेंट्स को यही सलाह देना चाहता हूँ कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपना गोल सुनिश्चित करना चाहिए जी, कि मैं इस फील्ड की ओर जाना चाहता हूँ जी, जिससे कि भटकाव कम हो सके और अपनी ऊर्जा को वो एक तरफ लगा सकें। बिल्कुल। और इसके बाद अगर एनडीए की मुख्यतः बात करें तो जैसा कि पहले बताया है कि ये गणित और जीएटी 2 मुख्य टेस्ट हैं इसके जी। तो गणित के लिए 11वीं और 12वीं में थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करनी चाहिए जी। और मुख्यतः 11वीं की गणित पर थोड़ा फोकस रखना चाहिए और इस प्रकार से गणित किया जा सकता है। गेट की बात करें तो सर, गेट क्लास 6th से शुरू होती है। 6th 7th 8th 9th 10th की एनसीईआरटीज जो हैं उसमें भी मुख्यतः 9th और 10th की एनसीईआरटी पर फोकस रहना चाहिए, उसमें साइंस में, और इसके अलावा वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं जी। और अगर मुख्यतः हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें तो 11वीं और 12वीं की हिस्ट्री और ज्योग्राफी एनसीईआरटी को अगर पढ़ लें तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं जी।
अच्छा ठीक है, ये रिटन की बात रही कि बच्चों को अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए और उस दिशा में जितनी जल्दी हो सके वो अपना टारगेट बना ले और आगे बढ़ने लगे। यस सर। दो केसेस बनते हैं, या तो बच्चा 10th में ये रास्ता सोच लेता है और वो 11th 12th में सिंसियर हो जाता है और सफलता पा लेता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 11th में ध्यान उतना नहीं दिया और वो 12th में आके सोचता है कि मेरा एक करियर ऑप्शन ये भी रह सकता है, तो क्या वो उसको सोचना चाहिए, ऐसा वो कर सकता है? ये सर बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए बस उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस छात्र की तुलना में जिसने 11वीं में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन वो बिल्कुल कर सकता है सर। लेकिन संभव है? संभव है सर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बात करते हैं कि जो टॉपर्स बच्चे रहे हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले रहे हैं, उनके लिए लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको तैयारी करनी चाहिए। क्या मीडियोकर बच्चा जो अपनी पढ़ाई के दौरान जिसने मीडियम परफॉर्म किया और वो सोचता है कि मैं कर पाऊँ, तो उसको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल सर। सर ये हर उस बच्चे के लिए है जो इसके बारे में सोच पाता है और इसकी तैयारी के लिए अपने आप को डेडिकेट कर पाता है जी। इसमें किसी भी प्रकार का टॉपर या किसी भी प्रकार का ब्रिलियंट बच्चा की ज़रूरत नहीं है सर। सर अच्छा, क्या कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने रहे हैं जिसमें कि जिनके 12th तक बहुत अच्छे मार्क्स न रहे हों और उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली हो? यस सर, मैं अपना ही एग्जांपल ले सकता हूँ सर। मेरे भी उतने ब्रिलियंट मार्क्स नहीं रहे थे 12th में, लेकिन फिर भी मैंने सर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। जी जी, मतलब ये है कि आपको अपना आत्मविश्वास केवल इस बेस पे कम नहीं कर लेना चाहिए कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं रहे। यस सर, बिल्कुल। आप कभी भी जाग जाएं और उस वक्त आप आगे बढ़ें तो आप परिस्थितियों को बदल देंगे। बिल्कुल सर। पूर्व अवधारणा न रखें, पूर्वाग्रह न रखें। नहीं सर, नहीं जी बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई है। यस सर। अच्छा, ये तो सारी बातें नहीं रिटन के ऊपर। एसएसबी के लिए ऐसा क्या करे बच्चा कि उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा निखार रहे कि वो एसएसबी में अपना, क्योंकि एसएसबी तो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, वो तो रिटन में तो एस्पायरेंट्स का, कैंडिडेट्स की ज्ञान की जांच हो जाती है, लेकिन एसएसबी के दौरान तो उनके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो क्या वो सारी तैयारी उस एसएसबी के दौरान ही होती है या फिर वो अभी से शुरू हो जाती है? नहीं सर, एसएसबी की तैयारी के लिए आपको 11वीं एवं 12वीं की ज़रूरत नहीं है। उसकी तैयारी के लिए आप जब सोच पाते हैं कि मुझे यह करना है, मेरा यह गोल है, तभी से शुरू हो जाती है। सर एसएसबी में अगर मुख्यतः बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मेनली इन इंग्लिश, बिकॉज एसएसबी में आपको मुख्यतः इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होता है। इसके बाद हम बात करें तो सर आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस, क्योंकि वहाँ सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती हैं। और सर कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, तो आप में वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि सर मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। जी जी, ये सर। अच्छा, जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजी का जो टेस्ट होते हैं उसमें कई तरह के वर्ड्स दिए जाते हैं, कई तरह की सिचुएशंस दी जाती हैं, तो उसके लिए मानसिक रूप से कैसे तैयार रहेंगे कि आप वो कर पाएँ? मतलब एक तो ये बात होगी कि हम उसकी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या वो पहले से इस बात पे ध्यान दे सकते हैं? यस सर, बिल्कुल। एक कहते हैं सर कि बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, जी, वो सर इस चीज़ में भी काम आता है सर। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसी परिस्थितियों से, जिन भी परिस्थितियों से गुजरते हैं सर, उनमें अगर हम सकारात्मक सोच सकते हैं, सोच पाते हैं और सकारात्मक रूप से काम करते हैं, तो सर वो टेस्ट आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं सर। जी। और इसके अलावा सर हमें सर आत्मविश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर। ठीक ठीक ठीक, यस सर। जी जी। तो ये एसएसबी की बात रही। अच्छा, इसके लिए आपने कहीं रिटन के लिए कहीं पर कोचिंग वगैरह किया था? नहीं सर, रिटन के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी। अच्छा, एसएसबी के लिए कहीं कोई? यस सर, एसएसबी के लिए मैं लर्न विद सुमित कोचिंग, जो कि दिल्ली में है सर, वहाँ गया था सर। तो अच्छा, कितना आप किस हद तक ये मानते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का एसएसबी की तैयारी में रोल रहा? क्या आपको लगता है कि तैयारी नहीं की होती तो भी मैं इतना अच्छा कर रहा था? मतलब कितना, कहाँ तक ज़रूरी है एसएसबी से पहले कहीं किसी अच्छे
इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना? सर असल में किसी भी कोचिंग में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक डेमो मिल जाता है कि किस तरह से हमारा जो 5 डेज एसएसबी जी, है जी। वो निकलने वाला है। तो उसमें सर कुछ जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, हाँ। उन्हें जानने का मौका सर हमें उन कोचिंग्स में मिलता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अधिकतर उन कोचिंग्स में एक्स एसेसर्स जो रह चुके हैं वो ही पढ़ाते हैं। जी। तो मैं मानता हूँ कि सर कोचिंग अगर आप रिटर्न क्लियर कर चुके हैं तो एक बार अगर आप, हाँ, मतलब जो लोग एसएसबी में जो ऑलरेडी रह चुके हैं, यस सर, वही लोग वहाँ पर कोचिंग देते हैं, तो हमें उनसे काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है रियल सिचुएशन। यस सर, तो आप जा सकते हैं सर कोचिंग। मतलब एक बार को अगर रिटन की आप तैयारी सेल्फ स्टडी कर भी सकते हैं, लेकिन एसएसबी के लिए आपको जरूर जाना चाहिए। यस सर, जाना चाहिए। मेरा विचार तो यही है कि आप जी, जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो रिटन भी 900 नंबर का होता है और 900 मार्क्स का एसएसबी भी यस होता है। सर, यस सर। और जो मेरिट बनती है वो 900 मीन्स 1800 800 में से सर। का टोटल करके उसके बाद मेरिट बनती है। यस सर। तो लगभग कट ऑफ क्या रहता है ये आउट ऑफ 1800 की अगर हम बात करें तो लगभग, मतलब अगर पिछले कुछ वर्षों का देखें तो एवरेज लगभग कितना एक कैंडिडेट लिया है कि वो जो है कोई ना कोई सर्विस उसको मिल ही जाएगी? सर अगर हम टॉपर्स की बात करें तो उनके इन थाउजेंड्स नंबर जाते हैं सर। जी जी। अराउंड 1100 मैक्सिमम गए थे सर एक बार सर, 1100 के अराउंड। जी। बाकी सर जो मिनिमम नंबर की अगर मैं बात करूं सर तो ये वेरी करता है हर बार रिटन की कट ऑफ के अनुसार के हिसाब से सर। जी। फिर भी सर अगर एक सेफ साइड में देखें तो अराउंड 800 to 850 मार्क्स 850 मार्क्स इज अ गुड स्कोर टू बी इन माय रिटन। जी। अच्छा, रिटेन और एसएसबी का कुछ ऐसा भी अलग अलग कुछ क्वालिफाई करने का मिनिमम मार्क्स कुछ, या फिर कितने भी मार्क्स में दोनों का मिला के मेरिट बनती है? सर रिटन में सर 25% मार्क्स, जैसे 25% मार्क्स इन मैथ 75 नंबर और 25% मार्क्स इन गेट। अच्छा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना ये क्वालिफाइंग है। फिर इसके बाद सर ओवरऑल भी मेरिट बनती है, ओवरऑल भी मेरिट होती है इसमें, क्या नाम, रिटन में क्वालिफाई करने के जी लिए। जी। और एसएसबी की बात करूँ सर 360 मार्क्स इज मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर इन एसएसबी। जी जी जी। यस सर। चलिए ठीक है, ये सब हो गया। और फिर मेडिकल के लिए तो आपका जो मेडिकली जो भी कुछ है वो तो उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उससे पहले ये देख सकते होंगे कि थोड़ा मेडिकल वगैरह करा लिया जाए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हो जाए उसके बाद। और सर सुधारात्मक प्रक्रिया की ओर हम चल सकते हैं। जी जी जी। चलिए अनु जी, आपने एक बहुत अच्छी इंसाइट दी हमारे व्यूअर्स को, या जो लोग चाह रहे हैं इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप कदम दर कदम उस रास्ते पे आगे बढ़े हैं और आपने उस रास्ते पे चल के सफलता भी अर्जित की है। तो इससे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, या जो इस रास्ते पे आगे जाना चाहते हैं, वो काफ़ी कुछ इससे सीख पाएंगे जी सर। और मोटिवेटेड हो पाएंगे। जी सर। फाइनली अगर मैं पूछूं तो आप के बारे में सुना, आपने बताया कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोज़ाबाद में आपने अपनी शिक्षा अर्जित की क्लास 6 से क्लास 12 तक। तो अगर इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो उसको कहाँ तक आपको कंट्रीब्यूट किया ये इस सफलता दिलाने में? सर मैं अपनी सफलता में अपने इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय में रहकर सर मैंने अपनी 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है और यहाँ पर रहकर सर मैंने हर एक उन गतिविधियों में भाग लिया है सर, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ और गेम्स में भी सर। इससे मुझे एक्सपोजर मिला है और इस एक्सपोजर से सर मुझे एसएसबी में हेल्प मिली है सर। ये सर। ठीक 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 ठीक। तो फाइनली हम सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। आपने यहाँ तक सफलता अर्जित की और आगे भी आप सफल हों और जल्दी ही फिर से किसी नई सफलता को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठें और आपस में बातचीत करें। जी सर। और मेरी तरफ से और पूरे नवोदय विद्यालय परिवार की तरफ से और सभी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।